Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator Palak Rakhyani. इस सेशन में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड की पोम नंबर 2 दैट इज ओड ऑन सॉलिट्यूड. पोम नंबर 2 ओड ऑन सॉलिट्यूड बेसिकली अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है, इनके पोएट हैं और ये इन्होंने तब लिखी थी करीबन जब ये 12 साल के थे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोम है और इस पूरे सेशन में आपको जो है इस पोम का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा. यानी मैं आपको एक एक लाइन अच्छे से समझाऊंगी एंड इवन हिंदी में ट्रांसलेशन भी दिया है. तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इवन क्वालिटी एजुकेशन. तो आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपको जो है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं. तो यानी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक से जो है आप इन बुक्स एंड ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं. ऑलराइट, मूविंग ऑन विथ द पोम. सो फाइनली भाई चैप्टर्स तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए थे, पोम नंबर 1 भी करी थी. तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की भी लिंक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मिस हो गया हो तो वहाँ से देख सकते हो. नाउ बिगिनिंग विद दिस पोम, अब सबसे पहला जो सवाल रहता है कि मैम पोम के नाम का मतलब क्या है. ओड ऑन सॉलिट्यूड. अब यहाँ पे वर्ड्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन मैं आज बता दूंगी ना तो आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना. ओड वर्ड का सबसे पहले तो मतलब समझो. चलो सॉलिट्यूड तो आई थिंक फिर भी कहीं ना कहीं सुना होगा. ओड वर्ड का मतलब क्या होता है. ओड यहाँ पे होता है, ओड से रेफरेंस होता है एक पोम का या ऐसी कोई राइटिंग जो किसी पे लिखी गई है. जैसे मैंने कहा यानी ओड एक ऐसी पोम है जो मान लो किसी पर्सन के ऊपर, किसी इंसान पे या किसी चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल पे पोम लिखी गई हो, कविता लिखी गई हो, दैट इज बेसिकली एन ओड. तो यहाँ पे उन्होंने पोम वर्ड यूज करने की जगह ओड यूज किया थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए, राइट. तो यहाँ पे ओड ऑन सॉलिट्यूड. अब बेटा सॉलिट्यूड का मतलब होता है अलोन. ओके, माइंड माय वर्ड्स, इट इज अलोन नॉट लोनली. अलोन का मतलब क्या होता है, अकेलेपन. तो ये जो है यहाँ पे ये पोम ऑन अलोन यानी अकेलेपन पे लिखी गई है. अच्छा, अब यहाँ पे अकेलेपन में ये मत सोचना कि ये बहुत ही सैड वाली पोम है ना बेटा. अकेलेपन का यहाँ पे मतलब है, पोएट ने ये समझाया है कि कैसे एक सिंपल लाइफ, सिंपल और बोलते हैं ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हाई फाई फैशनेबल लाइफ नहीं, सिंपल लाइफ से ही इंसान जो है खुद के साथ खुश रह सकता है. तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये मेरी यानी पलक मैम की पर्सनली काफ़ी फेवरेट पोम है क्योंकि इसमें ना लाइफ की बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आई थिंक आप जिस स्टेज पे हो ना आप भी वो अडॉप्ट कर सकते हो. Alexander Pope 1688 to 1744 was one of the greatest satirists of the early 18th century. अब सटायर हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़े हैं. सटायरिस्ट कौन होते हैं समझो बेटा. आर्टिस्ट कौन हुआ, अगर मैंने यहाँ ये वर्ड लिखा आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट कौन है भाई, जो आर्ट करता हो, है ना. तो सटायरिस्ट कौन है, जो सटायर लिखता हो. अब सवाल आएगा कि मैम सटायर क्या है भाई. सटायर बेसिकली कोई भी एक ऐसी रिटन चीज़ होती है विच यूजेस अ लॉट ऑफ ह्यूमर. ह्यूमर यानी sarcastic चीज़ें. जैसे आजकल भाई क्या देखते हैं हम, मीम देखते हैं, है ना. मीम तुम किसी बड़े इंसान को देखोगे, उनको ना, मैं मम्मी को मीम दिखाती हूँ, उनको 5 मिनट लग जाते हैं उस मीम को समझने में. तो यानी सटायर, ह्यूमर यूज़ करना जो कि आप और हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं. हाँ भाई, मैं भी आपके ज़माने की हूँ, मुझे भी समझ आते हैं मीम्स. तो बेसिकली सटायर एक ऐसा रिटन है जिसमें आप जो है ना एक ऐसी एग्जैजुरेटेड लैंग्वेज यूज़ करते हो जिसमें आप किसी चीज़ का या तो मजाक उड़ा रहे हो बहुत ही ह्यूमरस वे में, सीधे सीधे ना बोलते हुए लेकिन ह्यूमरस वे में. सो ही वॉज अ ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट. बहुत ही अच्छे सटायरिस्ट थे वो, यानी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर एक नंबर था. ऑल्दो आपका ये जो पोम है ना इसमें ऐसा सटायर नहीं है, इसमें मजाक वाली बात नहीं, इसमें बहुत ही बढ़िया बातें हैं. ठीक है, चलो. ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक बट ही इज रिमेंबर्ड चीफली एज अ सटायरिस्ट. क्रिटिक यानी जो चीज़ किसी चीज़ पे टिप्पणी देते हो, है ना. क्रिटिक होते हैं जैसे मूवी क्रिटिक्स होते हैं. So this vein of his poetry is best expressed in the Rape of the Lock, the Dunciad and the Epithets. Two of his other famous works are Essay on Criticism and Essay on Man. So ये जो है हमारे पोएट की कुछ नॉलेज है कि जिनकी आप कविता पढ़ रहे हो उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, राइट. चलो, ये हैं अलेक्जेंडर पोप. ओके, इन्होंने लिखी है ये मज़ेदार पोम. क्यों मैं बार बार एक ही नाम ले रही हूँ बेटा मेरे. पोम्स वगैरह में, लेसन वगैरह में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द नेम, to not only know actually to learn the name of the author and the poets. बहुत ज़रूरी होता है याद करना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं. अभी बता देती हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. आपको मान लो 4 लाइनें दे दी इस पोम में से एंड दे विल आस्क व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट. सो यू मस्ट नो द नेम ऑफ द पोएट इज अलेक्जेंडर पोप.
वेरी क्लियर। अब यहाँ पे ऑल्दो आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी आगे मिलेगा, बट मैं सब हिंदी में ही बता रही हूँ तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं दिखा दूंगी आगे। चलो, ode is a poem addressed to a person or an object. The Greek word ode meant a choric song, generally accompanied by dance. The term is presently used to refer to long, meditative lyric poems that in dignified manner address a noble subject. In the present poem, Ode on Solitude, the poet draws a beautiful picture of a happy man. अब देखो, ओड मैंने आपको क्या बताया, एक पोएम होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ को एड्रेस करने के लिए होती है। तो पोएम की जगह हम उसे क्या कह देते हैं, ओड कह देते हैं, ठीक है। ओडी मत कह देना उसको, ऑगी वाला ओडी नहीं है ये, ओ ऐसे लिखेंगे ना, हाँ हिंदी में ऐसे लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन, ओड, ठीक है। ओड क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कोरिक सॉन्ग। कोरिक सॉन्ग क्या होता है, कोरस, जैसे आपका स्कूल का क्वायर होता है ना, यानी स्कूल में गाते हैं, गाना वाना गाते हैं, जब प्रेयर गाते हैं तो एक पूरे ग्रुप में गाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कॉयर। और क्योंकि कॉयर क्यों कहा जाता है, वो कोरस में गा रहे हैं, यानी साथ में एक ही सुर में, ठीक है। तो ये कोरिक सॉन्ग है जनरली विच इज अकम्पनीड बाय डांस। सो टर्म यहाँ पे किस चीज़ के लिए है, एक मेडिटेटिव लिरिक पोएम के लिए। ये जो पोएम है ये लिरिक पोएम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैसे एक सिंपल अकेली लाइफ में भी बहुत मज़ा है, सिंप्लिसिटी से भी इंसान जी सकता है और मर सकता है। तो मुझे बहुत पसंद है ये पर्सनली यार, सही में, क्योंकि बहुत प्यारी लिखी है और इससे मैं बहुत ही जीवन की सीख दूंगी। तो आप जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ वीडियो शेयर करना, सो दैट यू शुड नो व्हाट इज़ द एक्चुअल सेंस ऑफ लिविंग, ठीक है। एक नोबल सब्जेक्ट पे है ये, सो यू गाइज आर रियली गोइंग टू एंजॉय इट एंड लेट्स बिगिन विद द पोएम। चलो। Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. तो ये 4 लाइनें हैं पोम की। Now what is he trying to say? यहाँ पे पोम किस पे सराउंड हो रही है, तो मैंने जैसे बताया बेटा ये ओड है। ओड क्या होता है, एक पोम किसी चीज़ या इंसान पे। तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने एक मैन को लिया है एज अ हीरो। एक कोई भी इंसान ले लो, मैन डजंट मीन मेल की बात कर रहे हैं वो, कोई भी एक इंसान ले लो, है ना, क्योंकि हम इंसानों को यूजुअली मैन से रेफर करते हैं, ठीक है। तो मैन एक यहाँ पे पोम में पूरा मैन है जिसके ऊपर कहानी है कि ये मैन खुश कैसे रहता है, तो उसकी कहानी बताई। तो शुरुआत कैसे करी, हैप्पी द मैन, तो वो इंसान खुश है, बेसिकली सबके लिए रेफर कर रहे हैं, वो इंसान खुश है जो कि अपने कुछ पैटर्नल क्या होता है, यानी आपको कोई चीज़ जो विरासत से मिली है आपके पापा से, है ना, जैसे कोई ज़मीन हो गई, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड यानी उनको जो है वो लोग खुश हैं जिनको अपने पिता की कुछ ही एकड़ बाउंड ज़मीन में कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, कंटेंट यानी सेटिस्फाइड या खुश रहते हैं। तो अब देखो पोम का हर एक लाइन का मतलब कुछ और होता है एंड एक्चुअल में इसका सार क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं कि वो इंसान खुश है जो अपने पिता की विरासत में दी हुई कुछ ही ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो यहाँ कौन सी लाइफ की आपको सीख मिलती है, ग्रीडी जो कि नहीं है, लोभ और लालच नहीं है। यानी देखो आधे लोगों की ना ज़िंदगी इसी में निकल जाती है, ज़मीनें बनाना और उसके लिए लड़ाइयाँ करना बहुत ज़्यादा, है ना, लाइफ टाइम जो है ज़मीन बनाते रहते हैं और अगले दिन ही मान लो इतनी दौलतें बना रहे हैं उसको यूज़ करने का टाइम ही नहीं आए है, इंसान खुद ही निकल जाए। और वो इंसान खुश है जो कुछ ही ज़मीन में सेटिस्फाइड है, बिकॉज लाइफ सबको पता है कितनी इनकन्वीनियंट है, हमें नहीं पता कि कभी भी कुछ भी हो सकता है कि नहीं, इनकन्सिस्टेंट है भाई। तो वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है, पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि वो इंसान खुश है भाई जो अपने पिता की कुछ ही ज़मीन में काफ़ी सेटिस्फाइड है ना, और अपनी जो है नेटिव एयर सांस लेने में अपनी ही धरती पे वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। ऑलराइट, तो इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। वही आदमी सुखी है जिसकी इच्छा और चिंता अपनी कुछ एकड़ पैतृक ज़मीन तक ही सीमित है, यानी उसकी इच्छाएं चिंताएं सब छोटी जगह तक ही वो सीमित हैं। अपनी जन्मभूमि की हवा में सांस लेता हुआ संतुष्ट है अपनी ही ज़मीन पर। ऑलराइट, तो आप चाहते हो अगर तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले सकते हो, है ना, मीनिंग का। चलो, बट ऑल्दो यू नो इन एग्जामिनेशंस यू नीड टू राइट ओनली इन इंग्लिश। Coming on to the next 4 lines, whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire.
तो ये अब कुछ रेफरेंस दे रहे हैं, वो इंसान खुश है जो तो अपनी पिता की ज़मीन पे है ना, छोटी सी ज़मीन पे ही खुश है, और जिसकी हर्ड्स है ना, जिसकी हर्ड्स जो ऐसे दूध से अब सप्लाई करती हैं है ना, यानी अपने ही गाय भैंसों से उन्हें दूध मिलता है, अपने ही फील्ड से उन्हें ब्रेड यानी रोटी कपड़ा, ब्रेड एग्जैक्टली ब्रेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे ब्रेड का मतलब है खाना पीना, जो भी फल सब्जियां हैं वो उनको खुद के ही खेत से मिलती हैं। whose flock supply with him with attire, attire का मतलब होता है क्लोथ्स, तो यानी इन्हीं के जो एनिमल्स हैं शीप्स वगैरह है वही जो है इन्हें क्या अटायर यानी कपड़ों से देती हैं या सप्लाई करती हैं, ठीक है, वहीं से उन्हें कपड़े मिल जाते हैं, यानी मार्केट नहीं जाना पड़ता और वहीं से उन्हें जो है क्लोथिंग निकल जाती है। whose trees in summer yield him shade, और उनके पेड़, जो उनके पेड़ हैं खेत के जहाँ भी वो रहते हैं, तो वो समर में उन्हें शेड देंगे यानी गर्मी में, चुपती गर्मी में जो है एकदम छाया देते हैं, और जब विंटर हो जाती है तो उन्हीं पेड़ का जो वुड है ना, वुड को जला के वो फायर लेते हैं, यानी गर्मी में भी ट्रीज़ का फ़ायदा है, शेड मिलता है, और सर्दी में उन्हीं ट्रीज़ की वुड से जो है वो बढ़िया से वुड फायर करते हैं और उन्हें जो है गर्माश मिलती है। तो ये 4 लाइनें बताती हैं, सिंपल सी चीज़ है काफ़ी। जिससे पशु दूध देते हो, जिसकी ज़मीन रोटी देती हो, देखो ब्रेड का मतलब एग्जैक्टली वो वाली ब्रेड नहीं है जो आप कह रहे हो है ना, वाइट ब्रेड ब्राउन ब्रेड, ब्रेड का मतलब है रोटी की बात हो रही है यहाँ पे, रोटी इन द सेंस की खाने की चीज़ें है ना, जैसे मान लो आपको कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, दालें मिल रही हैं, चावल मिल रहे हैं, गेहूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिसकी भेड़ें उसे वस्त्र यानी ऊनी कपड़े देती हो, जिसकी पेड़ गर्मी में छाह देते हो, जाड़े में आग के लिए लकड़ी देते हो, यानी विंटर में जो है आग के लिए लकड़ी देते हो। Okay, moving on to the next 4 lines. Blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away in health of body, peace of mind, quiet by day. अब over here blessed का मतलब basically है blessed, अपन bless word कहते हैं है ना, bless यानी कृपा टाइप, तो यहाँ पे blessed का मतलब है blessed, it's just poem में उन्होंने इस वर्ड को bless लिया है, bless का मतलब है blessed, तो ब्लेस्ड वो इंसान है यानी कृपा उस इंसान पे है, खुश वो इंसान है, हम कहते हैं ना कि ये पर्सन ब्लेस्ड है बिल्कुल ही, तो जो बहुत ही पीस ऑफ माइंड हो, खुश रहता हो हमेशा, हम कहते हैं ना कितनी यार कृपा है उस पर, तो ब्लेस्ड है। तो यहाँ वही बोल रहा है ब्लेस्ड वो है जिसके घंटे दिन साल जो है पीस ऑफ माइंड है, बॉडी है, धीरे धीरे जो है खुद ही पास होता है, यानी अननोइंगली शांति से, पीस ऑफ माइंड, बहुत ही ज़्यादा हल्ला वगैरह नहीं करते हुए उसके मन की शांति है, उसका हर दिन इसी तरह एक बोलता है ना सिंपल लाइफस्टाइल से निकलता है, लेकिन सिंपल है बट ही दैट पर्सन हैज़ अ पीस ऑफ माइंड, यानी मन की शांति। देखो मन की संतुष्टि, मन की शांति सबसे बड़ी होती है, बिकॉज यू बाय थाउजेंड्स ऑफ मटीरियलिस्ट थिंग, आज तुम सोच रहे हो कि मैं बड़े होकर गाड़ी बंगले लूँगा, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि मत देखो, अच्छी बात है, बट वहीं तक आप अपनी लाइफ को जो है मत रखो कि गाड़ी बंगले ले ली उसके बाद क्या, संतुष्ट तब भी नहीं होगे है ना, तो उसको एक साइड बाय चीज़ रखो कि हाँ यार कमा लिया ये सब भी करेंगे, बट देन डू समथिंग फॉर योर सोल एज वेल, जैसे हम मानते हैं ना कि भाई सोल के लिए अपने लिए कुछ करो है ना, इट्स नॉट ओनली फॉर द बॉडी है ना, बॉडी को तो बढ़िया रोज़ बढ़िया जो है बाल बनाते हैं, नहाते धोते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं है ना, बॉडी को तो एकदम टिप टॉप कर लेते हैं, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पोएट जो है सोल की बात कर रहे हैं, मन की शांति की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसी को हम देखते हैं हिंदी में। वह सुखी या भाग्यशाली है जो सांसारिकता से चिंता मुक्त है, घंटे दिन और साल शांति से गुजारते हुए, शरीर से स्वस्थ, मन से शांत, दिन भर निश्चिंत रहता है। अच्छा, अब दिन भर निश्चिंत का मतलब नहीं है कि ऐसे ही बैठे रहें है ना, बोलोगे मैम ये पॉसिबल कैसे है, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, आप अपनी डेली लाइफ में काम करते हुए भी यू कैन अटेन अ पीस ऑफ माइंड। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के हाथ पैर फोल्ड करके मेडिटेट करो, आप जो है कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करो, कुछ ऐसे लोग आजकल तो इतने अच्छे जो है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स हैं, आप उन्हें फॉलो करो, या अपने हिसाब से कोई ऐसी चीज़ निकालो जिससे आपका मन चिंता, बोलते हैं ना, चिंता मुक्त हो सके। क्यों? क्योंकि देखो होना तो वही है जो होगा, तो आप जो है वरीज वगैरह थ्रो कर दो, यही बात जो है कहना चाह रहे हैं हमारे पोएट की। भाग्यशाली कौन है? वो नहीं जो बहुत सारे बंगले गाड़ियां हैं, वो नहीं, जिसकी मन की शांति है, यानी जिसके हर दिन ऐसे घबराहट में नहीं निकलते कि यार मेरा इतना पैसा है कहाँ जाएगा, वो होगा नहीं, जो भी है बहुत ही शांति से एंड बहुत ही पीसफुली रहते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट 4 लाइन्स पे। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज, टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन and innocence which most does please with meditation। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन है भाई लकी, कौन है भाग्यशाली, तो वही बात वो आगे बढ़ा रहे हैं, साउंड स्लीप बाय नाइट,
यानी रात में जिसको चैन की नींद आए, स्टडी एंड ईज, आराम से वो अपने जीवन के जो है काम कर पाए। और इन सभी के साथ, यानी आप जो है अच्छे से सो रहे हो, आप अपनी एज में मानो तो आपको क्या करना है भाई, आराम से जो आप अपना पढ़ाई कर पा रहे हो, और इन सब के साथ जो है एक स्वीट रिक्रिएशन बेसिकली होती है, एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो फन एक्टिविटी टाइप के कह सकते हैं हम, है ना, कि चलो तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, फिर आपको थोड़ा जिसमें इंटरेस्ट है, या तो आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, तो ये सब चीज़ें कुछ मिक्स करके, एंड इनोसेंस यानी मासूमियत, विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन क्या होता है, टू एंगेज इन स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अब मेडिटेशन दो तरह के होते हैं भाई, एक मेडिटेशन होता है जब आप जो है आप योगिक मेडिटेशन करते हो, यानी जितना मेरा नॉलेज है मैं उतना ही बताऊंगी भाई, कि जो है आप हाथ पैर फोल्ड करके आप जो है बिल्कुल योगा कर रहे हो, है ना, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, एक वो मेडिटेशन है ना, विच इज़ ऑल्सो गुड भाई, वहीं से तो शुरुआत होती है। एंड दूसरा एक हायर लेवल का मेडिटेशन आता है जो कि 24/7 चलता है, दैट इज़ इनसाइड योर बॉडी, यानी एक सोल का मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं। सोल का मेडिटेशन क्या होता है यार, देखो फिजिकली मेडिटेशन तो आप 10-15 मिनट, आधा 1 घंटा दे पाओ, वो भी कभी टाइम दे पाओ या नहीं, लेकिन जो चिंताएं हैं, वरीज हैं, वो तो 24/7 रहती हैं। तो एक ऐसा मेडिटेशन भी होता है जो आप अपने ही अंदर करो, जिससे आपकी बाकी सारी वरीज जो हैं, लाइफ की डिफरेंट चीज़ें हैं, कितने एस्पेक्ट्स हैं, सबकी लाइफ अलग है भाई, है ना, ये नहीं कहूँगी आप स्टूडेंट हो तो आपको टेंशन नहीं है, सबकी अपनी अपनी टेंशन है भाई, घर का टेंशन, स्कूल का टेंशन जो है, क्लासेस का टेंशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं XYZ। तो यही है कि मासूमियत से जो है अच्छे से मेडिटेशन यानी अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ा के जो जीता है उसको ही बढ़िया नींद आती है ना। और वहीं जो है ये ओड ऑन सॉलिट्यूड, ये पोम आई थिंक समझ पा रहे होंगे कैसे जो है उन्होंने एक सिंपल लाइफ पे पूरी फोकस की है। रात में गहरी नींद, अध्ययन और विश्राम, साथ साथ मिले हुए मधुर मन बहलाव और निश्चिंत जो अत्यधिक आनंद देता है चिंतन मनन के साथ। Moving on to the next 4 lines. Thus let me live unseen, unknown. Thus unlamented let me die. Steal from the world and not a stone. Tell where I lie. अब यहाँ आती है थोड़ी अलग बात। तो पोएट कहना चाह रहे हैं Thus let me, तो मी से इनका कहीं ना कहीं रेफरेंस खुद से भी है कि मुझे जो है अनसीन अननोन रहने दो, यानी मुझे कोई बहुत ज़्यादा अपनी पहचान नहीं बनानी है। अनसीन अननोन मुझे रहने दो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ों में चले जाओ, अनसीन अननोन बेसिकली कि नहीं मुझे इतना नाम वाम नहीं चाहिए। दस अनलिमिटेड लेट मी डाई। अनलिमिटेड का मतलब होता है अनमिस्ड या अनमोर्न। अब अन बोलोगे मैम मोर्न क्या होता है? मोर्न का मतलब होता है बेटा शोक मनाना। मोर्न का मतलब क्या होता है? किसी का शोक मनाना। तो इन्होंने कहा मुझे जो है अनलिमिटेड भी मरने दो, यानी जीवन में मैं जब जीऊँगा तब मुझे कोई नाम वाम बहुत ज़्यादा पहचान नहीं चाहिए, सिंपल जीवन में मैं खुश हूँ। और जब मैं मरूँ तब भी मुझे अनलिमिटेड यानी अनमोर्न रहने दो, मेरा शोक भी मत मनाना, है ना, ऐसे ही मुझे मरना है सिंपली। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन, टेल वेयर आई लाई। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, अब स्टील का एक्चुअल मतलब तो होता है चोरी। ओवर हेयर स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड का मतलब है दुनिया से छुप के, है ना, चोरी छुपे कहते हैं ना, तो वो चाहते हैं और जब मैं मर जाऊं तो दुनिया से छुप के जो है, जहां आपको अगर एक पता हो क्रिश्चियंस में जैसे यूजुअली है ना, क्रिश्चियनिटी में जो है आप इंसान के मरने के बाद ऐसा एक ग्रेव टाइप का होता है ना, तो ग्रेव टाइप का होता है और उसी के आप पास में देखोगे ना तो एक स्टोन लगा रहता है यहाँ पे। तो स्टोन में यूजुअली क्या रहता है, जो मरने वाले हैं उनका नेम रहता है, उनकी बर्थ डेट रहती है, डेथ डेट भी रहती है। तो इसी स्टोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे पोएट कि दुनिया से छुप के जब मैं मर जाऊं तो मेरी जो कब्र है, मेरा जो ग्रेव है, उसके स्टोन पे भी नहीं लिखा होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, है ना, यानी इस पे भी नेमलेस रखो इसे और किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जो है कहाँ पे दफनाया गया हूँ। सो दिस इज ही वॉन्ट्स टू से ही जस्ट इज रेफरिंग टू अ सिंपल लाइफ, है ना। यहाँ पे इस लाइन को आप एग्जैक्ट में थप्पा लगाओ, अच्छा ये कहना चाह रहा है पोएट। पोएट का कहने का सेंस क्या है वो समझो। इज ट्राइंग टू से दैट अ सिंपल लाइफ, नॉट अ वेरी लैविश लाइफ, इज ऑल्सो फाइन विद मी, कि मुझे बहुत ज़्यादा नाम वगैरह नहीं चाहिए, लोग मुझे नहीं जाने, जब मैं मर जाऊं उसके बाद भी जो है मेरी कब्र पे नहीं पता हूँ मैं कहाँ मरा। क्यों? बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट दिस, है कि नहीं। हमारे लाइफ में क्या होता है भाई, कैसे लाइफ सराउंड होती है, तुम किसी भी की लाइफ देख लो, चलो तुम किसी बिलियनर की लाइफ देखते हो, मिलियनर करोड़पति है, अरबपति है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास, कितने भी लोग देख लो, तुम कोई भी देख लो, प्रेसिडेंट देख लो, एक फेस सब में ही आता है, बर्थ है, और बर्थ के बाद क्या होती है, डेथ होती है कि नहीं, है ना। इंसानों की तो बात कर रही हूँ मैं, बर्थ होता है, डेथ होता है।
तो भाई जब होना ही जन्म है और जाना भी मरना ही है, तो उसके बाद वही पोएट कहना चाह रहे हैं कि क्यों इतना मुझे नाम वगैरह करना है, एक सिंपल लाइफ जिसमें मैं संतुष्ट रहूं और उसके बाद मरूं, वो बेटर है कि नहीं। तो दिस इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से। सो इन 4 लाइनों को भी हिंदी में देखते हैं। इस प्रकार मुझे जीने दें अनदेखा अनजाना, इसी प्रकार बिना विलाप के मुझे मरने भी दे। बिना विलाप यानी बिना किसी शोक के। दुनिया से अलग या गुप्त और कब्र का एक पत्थर भी नहीं हो कहने के लिए कि मेरा कब्र कहाँ है। कब्र यानी ग्रेव। तो वही बात है जो हमने यहाँ पे पढ़ी। ओके, सो इसी के साथ फिनिश होती है हमारी पोम नंबर 2, ओड ऑन सॉलिट्यूड। काफ़ी लाइक स्वीट एंड शॉर्ट पोम थी, बट आई वेरी वेल होप कि आपको एसेंस समझ आया हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं तो क्या, खैर पोएट क्या कहना चाहते थे। अगर पोम आपको पसंद आई हो और यहाँ आपके कोई व्यूज़ हों तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम बेटा आपको देता है बिल्कुल ही फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। ओवर है यू कैन सी वी हैव बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली एंड ओनली फॉर यू गाइज। बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं भाई। अब अगर कोई भी अपडेट्स चाहिए हो तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। इसी के जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस पोम के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, गुड बाय।